आदाब नमस्कार, मैं रिदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर साउथ इंडिया एक्सप्रेस। एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। एमआईएम के अध्यक्ष और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने जनगणना से जुड़े डेटा को संभालने के तरीके और राष्ट्रीय सर्वे के सिस्टम में बदलाव पर चिंता जताई है। उनका तर्क है कि सही आंकड़े ही असरदार शासन, कल्याणकारी योजनाओं और लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व का आधार होते हैं। मशहूर कहावत 3 तरह के झूठ होते हैं, बहुत झूठ, बड़े झूठ और आंकड़े। उसका जिक्र करते हुए ओवैसी ने सवाल किया कि क्या डेटा इकट्ठा करने के सिस्टम को कमजोर करने से देश में जानकारी आधारित पॉलिसी बनाने की प्रक्रिया कमजोर हो सकती है। ये बातें ऐसे समय में कही गई हैं जब चुनाव क्षेत्रों की सीमा तय करने, संसाधनों के बंटवारे और कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने में जनगणना डेटा के महत्व पर लगातार चर्चा हो रही है। ओवैसी ने तर्क दिया कि जनसंख्या के आंकड़े सिर्फ सांख्यिकी रिकॉर्ड नहीं है, बल्कि सरकारें उनका इस्तेमाल करने की योजनाओं को बनाने, सामाजिक जरूरतों का आकलन करने और फायदों का सही बंटवारा सुनिश्चित करने के लिए करती हैं। ओवैसी का कहना है कि पॉलिसी से जुड़े फैसले अंदाजों के बजाय पूरी और पारदर्शी जानकारी पर आधारित होने चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि जानकारी में कमी स्वास्थ्य, पोषण, खाद्य सुरक्षा और बुनियादी ढांचे के विकास से जुड़े क्षेत्रों में लंबी अवधि की योजना बनाने पर असर डाल सकती है। ओवैसी ने कहा कि भरोसेमंद आंकड़ों से सरकारें चुनौतियों की सही पहचान कर पाती हैं और संसाधनों को वहां पहुंच पाती हैं जहां उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। आज लगातार दूसरे दिन मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के पलामुरू दौरे से पहले बीआरएस के कई नेताओं को नजरबंद किया गया है। नगर कुरनूल में बीआरएस नेताओं को उनके घरों से बाहर निकलने से रोका गया। पुलिस ने अन्य लोगों को हिरासत में लिया और नागर कुरनूल पुलिस स्टेशन से ले गई। बीआरएस नेताओं ने मुख्यमंत्री को विभिन्न मुद्दों के संबंध में ज्ञापन सौंपने से रोकने के लिए पुलिस के साथ बहस की। इस बीच कुछ बीआरएस नेताओं ने आज सुबह नगर कुरनूल के तिमाजीपेटा मंडल में मुख्यमंत्री का पुतला जलाया। पुलिस द्वारा बीआरएस नेताओं को घर में नजरबंद करने के बावजूद कुछ लोग तिमाजीपेटा में इकट्ठा होने में कामयाब रहे और अपने विरोध के तहत पुतला जताया। उन्होंने अलोकतांत्रिक गिरफ्तारियों के लिए कांग्रेस सरकार, खासकर मुख्यमंत्री के खिलाफ नारे लगाए। उन्होंने पिछले 2.5 साल से पीआरएलआईसी की अनदेखी करने और दिखावे के लिए निरीक्षण करने का दौरा करने को लेकर कांग्रेस सरकार की कड़ी आलोचना की। उन्होंने मांग की कि अगर कांग्रेस सरकार वास्तव में लंबित कार्यों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध थी तो आवश्यक धनराशि आवंटित की जानी चाहिए थी। सभी कार्यों को एक निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। सेब केवीआर पार्क के वॉलंटियर्स ने आज एक मेमोरियल वॉक का आयोजन किया। ये वॉक केवीआर पार्क के आसपास फ्लाईओवर और अंडरपास बनाने के नाम पर शहर के हरियाली इलाके को नष्ट किए जाने के विरोध में थी। विश्व पर्यावरण दिवस पर हैदराबाद में कोई जश्न नहीं मनाया गया क्योंकि आयोजकों का कहना था कि शहर के आखिरी ग्रीन लंग को खत्म किया जा रहा है। आयोजकों ने उन पेड़ों के लिए दुख जताया जो दशकों से खड़े थे, लेकिन 2021 के स्टे ऑर्डर के बावजूद कुछ ही दिनों में काट दिए गए। वॉलंटियर्स ने केवीआर नेशनल पार्क के आसपास काटे गए पेड़ों के लिए एक मौन अंतिम संस्कार भी आयोजन किया। उन्होंने कहा कि जब कोई शहर अपने पेड़ खो देता है तो धीरे धीरे वो अपनी आत्मा भी खो देता है। वॉलंटियर्स ने आज सुबह 6 बजे से 9 बजे के बीच प्ले कार्ड दिखाए और विरोध प्रदर्शन किए। टीआरएस की नेता के कविता ने आरोप लगाया कि अमीरपेट में मैत्री वनम के सामने स्थित शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में लगी भीषण आग अधिकारियों की लापरवाही का नतीजा है और उन्होंने प्रभावित दुकान मालिकों के लिए मुआवजे की भी मांग की। आग से तबाह हुए व्यावसायिक परिसर का दौरा करने और पीड़ितों से बातचीत करने के बाद कविता ने कहा कि त्रासदी कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, बल्कि अगर अधिकारियों ने बार बार दी गई चेतावनियों पर सख्त कार्रवाई की होती तो इससे रोका जा सकता था। उन्होंने कहा कि अग्नि दुर्घटना का कारण बनने वाली स्थितियों को पिछले 3 महीनों से अधिकारियों के ध्यान में लाया गया था। हालांकि उनकी लापरवाही के कारण ये स्थिति पैदा हुई है। कविता के मुताबिक आग से लगभग 3 से 4 करोड़ रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ, जिसमें कॉम्प्लेक्स में चल रहे कई कारोबार बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। पूर्व एमएलसी ने आपातकालीन प्रतिक्रिया में देरी की भी आलोचना की और आरोप लगाया कि घटना की सूचना मिलने के करीब 1.25 घंटे के बाद तक दमकल की गाड़ियां मौके पर नहीं पहुंच पाई। कविता ने राज्य सरकार से आग्रह किया है कि आग में नुकसान उठाने वाले सभी व्यापारियों और दुकान मालिकों को तुरंत आर्थिक सहायता और मुआवजा दिया जाए।
तेलंगाना में अपनी हालिया टिप्पणियों को लेकर मचे विवाद के बीच आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने साफ किया कि उन्होंने कभी भी ऐसी राजनीति का समर्थन नहीं किया जो तेलंगाना को अस्थिर करने की कोशिश करती हो। उन्होंने दावा किया कि तेलंगाना और वहां के लोगों के हितों को लेकर उनका रुख हमेशा एक जैसा रहा है। जनसेना नेता ने एक्स पर एक पोस्ट किया कि आंध्र प्रदेश के बंटवारे के बाद जब कानून व्यवस्था को लेकर कुछ चिंताएं जताई गई तो उन्होंने धारा 8 को लागू करने का साफ तौर पर विरोध किया था, क्योंकि उनका मानना था कि इससे तेलंगाना के लोगों के आत्मसम्मान और खुद शासन करने के अधिकार को नुकसान पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि उनका हमेशा से यही मानना रहा है कि तेलंगाना के लोगों की आकांक्षाओं और अधिकारों का सम्मान करना उतना ही जरूरी है जितना कि आंध्र प्रदेश के लोगों की सुरक्षा संबंधी चिंताओं का समाधान करना। उनका मानना था कि धारा 8 जैसे प्रावधानों का इस्तेमाल करने के बजाय विशेष समन्वय तंत्र, संसदीय निगरानी और दोनों राज्यों के बीच आपसी विश्वास बढ़ाने वाले उपाय ज्यादा रचनात्मक और स्थायी समाधान देंगे। कर्नाटका में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के 2 दिन के बाद डीके शिव कुमार को झटका लगा है। शिव कुमार ने विभागों का बंटवारा किया था और आज मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने इस्तीफा दे दिया। रेड्डी बेंगलुरु विकास मंत्रालय का पोर्टफोलियो न मिलने से नाराज थे। बेंगलुरु के कोरमंगला स्थित अपने ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए रामलिंगा रेड्डी ने अपने इस्तीफे के पीछे के असली कारणों का खुलासा किया। मुख्यमंत्री ने पहले उन्हें बेंगलुरु शहरी विकास मंत्रालय का पोर्टफोलियो देने का वादा किया था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा कि लोगों को इस की जानकारी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं विधायक बना रहूंगा, कांग्रेस से इस्तीफा नहीं दूंगा। उन्होंने कहा कि मुझे मुख्यमंत्री शिव कुमार या सिद्धरामैया से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, मैं बस लोगों को अपने इस्तीफे की सच्चाई बताना चाहता हूं। मैं पिछले 53 साल से कांग्रेस पार्टी में एक निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूं। पार्टी ने मुझे कई अवसर दिए हैं, मैंने मंत्री पद से इस्तीफा दिया है, कांग्रेस पार्टी से नहीं। मैंने अपने जीवन में कभी कांग्रेस से इस्तीफा नहीं दिया और न ही कभी दूंगा। रेड्डी ने कहा कि मैं लगातार 8 बार विधायक चुना गया हूं। वीरप्पा मोइली के मंत्रिमंडल में मैं पहली बार मंत्री बना, उसके बाद मैंने सिद्धरामैया के मंत्रिमंडल में 2 बार मंत्री के रूप में कार्य किया है। मुझे अतीत में सौंपे गए सभी विभागों को मैंने बहुत कुशलता से संभाला है। मैंने कभी भी किसी मुख्यमंत्री से मुझे मंत्री बनने या विभाग की मांग नहीं की। इस बार भी मैंने शिव कुमार या आलाकमान से मंत्री पद की मांग नहीं की। हालांकि पहले डीके शिव कुमार ने वादा किया था कि मैं 2.5 साल बाद मुख्यमंत्री बनूंगा और उस समय मैं आपको बेंगलुरु शहरी विकास मंत्रालय का पोर्टफोलियो दूंगा, लेकिन अब मुझे जल संसाधन मंत्रालय का पोर्टफोलियो दिया गया है। आज पुलिस ने भाजपा के विधायक बसनागौड़ा पाटिल यतनाल और उनके समर्थकों को हिरासत में ले लिया। वे कर्नाटका सरकार के उस संशोधित आदेश का विरोध कर रहे थे जिसमें स्कूलों और कॉलेजों में हिजाब पहनने की अनुमति दी गई है। हिजाब से जुड़े नए नियमों को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच दरबार कॉलेज के पास छात्रों को केसरिया शॉल बांटने की कोशिश करने पर यतनाल को हिरासत में ले लिया गया। ये घटना तब हुई जब यतनाल और उनके समर्थक शॉल बांटने के लिए दरबार एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पहुंचे, जिससे वहां मौजूद अधिकारियों के साथ उनकी बहस हो गई। पुलिस ने वितरण रोकने के लिए हस्तक्षेप किया, जिसके परिणाम स्वरूप यतनाल और उसके समर्थक और पुलिस अधिकारियों के बीच टकराव हुआ। समर्थकों ने पुलिस के खिलाफ नारे लगाए, जिससे कुछ समय के लिए अशांति फैल गई। माइल जी का सरकार में शिक्षा मंत्री कर्नाटक के मधु बंगारप्पा जी ने जो हिजाब के लिए कॉलेज में स्कूल में परमिशन दिया, ये तो कानून का जो अभी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में चल रही है, ऐसा वक्त में एक न्यायांग व्यवस्था में एक जुरिडिक्शन का परिधि में जो है उसका ज्ञान वापस लेने का और हिंदू का हमारा स्टूडेंट्स है उनको केसरी का विरोध करने का, हम अगर तुम केसरी से ये किया तो हमने अरेस्ट करेंगे बोल के सीएम सिद्धरामैया सीएम अभी आज सीएम है, उन्होंने बयान दिया था। हमने इसके प्रतिरोध में आज बीजापुर में दरबार हाई स्कूल का जो स्टूडेंट्स है, कॉलेज स्टूडेंट है, उनको केसरी का जो शाल के साथ केसर तिलक डाल के अभी आप उस कॉलेज को जाइए और जो टीचर ने आपका ये एब्सेंट परसेंट के पूछता है ना, प्रेजेंटेशन के पूछता है ना, जय श्री राम बोलो, जय भीम बोलो, जय कनका बोलो, तो जो आपका जो हिंदू जो विचार है हम भी इसमें व्यक्त करने का एक पूरे कर्नाटक को हमने विनती किया था। इसकी वजह से आज हमने
जो कर्नाटक में हिजाब का जो वापस ले आए। एआईसीसी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज विधानसौधा में कर्नाटका के राज्यसभा के लिए नामांकन पत्र दाखिल किए। इस मौके पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कर्नाटका के मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार, पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया, कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला और केसी वेणुगोपाल के साथ साथ कई मंत्री भी मौजूद रहे। अधिकारियों ने बताया कि नामांकन पत्र विधानसभा सचिव एम के विशालाक्षी को सौंपे गए। खड़गे राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं और संसद के उच्च सदन में उनका कार्यकाल 25 जून को खत्म हो रहा है। पार्टी ने कर्नाटका से राज्यसभा चुनाव के लिए पवन खेड़ा और मंसूर अली खान को भी मैदान में उतारा है। खेड़ा एआईसीसी के सदस्य हैं और पार्टी के मीडिया और प्रचार विभाग के प्रमुख हैं। खान एआईसीसी सेक्रेटरी हैं और उन्होंने 2024 का लोकसभा चुनाव मैंगलोर सेंट्रल सीट से लड़ा था, लेकिन वे हार गए थे। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक ये दोनों नेता बाद में नॉमिनेशन पेपर दाखिल करेंगे। तमिलनाडु भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई ने आज भाजपा से इस्तीफा देने के बाद एक नए राजनीतिक सफर की शुरुआत का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि आज से वो एक नए राजनीतिक आंदोलन की शुरुआत कर रहे हैं और जनता से इस अभियान में साथ देने की अपील की। अन्नामलाई ने अपने राजनीतिक सफर को याद करते हुए बताया कि उन्होंने साल 2009 में डीएमडीके के साथ इंटर्नशिप की थी और साल 2020 में भाजपा में शामिल हुए थे। अब वो एक नई राजनीतिक दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने खुलासा किया कि 24 अगस्त 2020 को भाजपा में शामिल होने से पहले अभिनेता रजनीकांत ने उन्हें फोन कर अपनी संभावित राजनीतिक पार्टी में शामिल होने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महासचिव बीएल संतोष को पहले ही वचन दे चुके होने के चलते उन्होंने रजनीकांत के प्रस्ताव को अस्वीकार कर भाजपा का दामन थाम लिया। अन्नामलाई ने कहा कि उनका मकसद जमीन से जुड़ी स्वच्छ और पारदर्शी राजनीति की शुरुआत करना है। उन्होंने बताया कि उनके नए राजनीतिक आंदोलन का नाम वी द लीडर होगा। इसके साथ ही एपीजे अब्दुल कलाम एथिक्स इन पॉलिटिक्स नामक संस्था के माध्यम से इस आंदोलन से जुड़ने वाले सदस्यों को राजनीतिक और नैतिक नेतृत्व की ट्रेनिंग दी जाएगी। उन्होंने कहा कि जब उनकी राजनीतिक पार्टी का गठन होगा तब उसमें टर्म लिमिट लागू की जाएगी ताकि परिवारवाद और वंशवादी राजनीति का प्रभावी अंकुश लगाया जा सके। डीएमके को लोकसभा सेक्रेटरीट ने कांग्रेस से अलग बैठने की मंजूरी दे दी है, जो तमिलनाडु में टीवीके की लीडरशिप वाली सरकार में शामिल हो गई है, जिससे लंबे समय से साथ रहे इन साथियों के बीच रिश्ते खराब हो गए हैं। एमके स्टालिन की लीडरशिप वाली पार्टी ने लोकसभा में अपने एमपीज के बैठने के अरेंजमेंट में बदलाव की मांग करते हुए कहा था कि कांग्रेस के साथ उनका अलायंस खत्म हो गया है और उनके मेंबर्स के लिए कांग्रेस के एमपीज के साथ बैठना ठीक नहीं होगा। डीएमके लीडर कनिमोझी करुणानिधि ने बदले हुए पॉलिटिकल हालात को देखते हुए बैठने के अरेंजमेंट में बदलाव के लिए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को लेटर लिखा। पार्टी ने गुरुवार शाम को कहा कि वो 8 जून को नई दिल्ली में होने वाली इंडिया ब्लॉक मीटिंग में शामिल नहीं होगी। द्रविड़ मेजर ने कहा कि वो अपने कैडर की भावनाओं का सम्मान करने के लिए मीटिंग में हिस्सा नहीं लेंगी। डीएमके की एक रिलीज में कहा गया है कि डीएमके कैडर की भावनाओं को देखते हुए जो कांग्रेस पार्टी द्वारा डीएमके के साथ किए गए धोखे से बहुत आहत महसूस कर रहे हैं। पार्टी 8 जून को नई दिल्ली में होने वाली इंडिया ब्लॉक मीटिंग में हिस्सा नहीं लेगी, जिसमें कांग्रेस भी शामिल होगी। तमिलनाडु में डीएमके और कांग्रेस के सियासी रिश्ते टूटने का असर अब इंडिया अलायंस पर पड़ता हुआ दिख रहा है। इस बीच शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे गुट के नेता और प्रवक्ता आनंद दुबे ने बड़ा बयान दिया है। उनके इस बयान से संकेत मिल रहे हैं कि इंडिया अलायंस में सब कुछ ठीक करने के लिए शिवसेना यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे आगे आ सकते हैं। आनंद दुबे ने डीएमके के इंडिया गठबंधन की बैठक का बहिष्कार करने पर कहा कि जब परिवार होता है तो परिवार में अनबन होती है। हमारा इंडिया गठबंधन एक परिवार है, उसमें बहुत सारे दल एक दूसरे के खिलाफ बात करते हैं। आप और कांग्रेस, टीएमसी और कांग्रेस में कभी भी अनबन हो जाती है। अभी डीएमके थोड़ी नाराज है, हम उन्हें मनाने की कोशिश करेंगे। देखिए, जब परिवार होता है तो परिवार में अनबन भी होती है। हमारा इंडिया गठबंधन एक परिवार है, उसमें बहुत सारे दल कभी कभी एक दूसरे के खिलाफ बात करते हैं। आपने देखा होगा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की कभी अनबन हो जाती है, कभी टीएमसी और कांग्रेस की हो जाती है। अब आप देख रहे हैं कि डीएमके थोड़ी नाराज़ है। कोई बात नहीं, हम उनको मनाने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर इंडिया गठबंधन एक परिवार है और परिवार को आगे बढ़ाना है तो अपने व्यक्तिगत लाभ हानि को भूलना पड़ता है। ठीक है, वहाँ पर मिलकर चुनाव लड़े थे कांग्रेस और डीएमके, अब वहाँ पर कांग्रेस सरकार में है तो डीएमके नाराज़ है। स्वाभाविक सी बात है, उनकी नाराज़गी, हम भी होते तो नाराज़ होते, लेकिन कोई बात नहीं, कभी कभी बड़े मिशन के लिए छोटी छोटी चीज़ों को भूलना पड़ता है। तो हम तो यही चाहेंगे कि स्टालिन और कांग्रेस बैठकर बातचीत करें और जो उनकी दूरियां हैं, जो उनकी नाराज़गी हैं, उसे दूर किया जाए
आने वाले समय में इंडिया गठबंधन की बैठक में हम सब इस बात को उठाएंगे। हिंदी समाचार बस यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत, बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।